एक सल्तनत पर असल में राज कौन करता है? वो जो तख्त पर बैठता है या फिर वो जो उसे तख्त पर बिठाता है? तो चलिए आज बात करते हैं उस दौर की जब हिंदुस्तान का ताज बादशाह के सिर पर तो था, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथों में थी। एक ऐसी कहानी जब सल्तनत चलाने वाले बादशाह नहीं बल्कि बादशाह बनाने वाले थे। तो कहानी शुरू होती है मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताकतवर बादशाह औरंगजेब की मौत के बाद। औरंगजेब की जाते ही वो मजबूत सल्तनत, जिसकी नींव इतनी गहरी थी, बुरी तरह से हिल गई। अब माहौल ऐसा था कि किसी बादशाह की मौत पर मातम नहीं होता था, बल्कि जश्न होता था, अगली खूनी जंग का। अब देखिए, तख्त पर हक उसका नहीं था जो बड़ा बेटा है या जिसे बादशाह ने चुना है। नहीं, तख्त अब उसका था जिसकी तलवार में सबसे ज्यादा दम था। भाई ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन था और दिल्ली की जमीन शहजादों के खून से लाल हो रही थी। और इस खूनी खेल का जो पहला बड़ा विजेता बनकर उभरा, उसका नाम था जहांदार शाह। साल था 1712 और इस एक साल में उसने अपने ही दो सगे भाइयों अजीम उस शान और रफ़ी उस शान का कत्ल करवा दिया, सिर्फ दिल्ली के तख्त के लिए। वो बादशाह तो बन गया, हाँ, लेकिन एक ऐसा बादशाह जो अपनी ताकत के बल पर नहीं बल्कि किसी और के सहारे गद्दी पर बैठा था। और यही यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाली थी। और यहीं से मुगल दरबार में एक नए और बहुत ही खतरनाक खेल की शुरुआत होती है। खेल ये था कि तख्त पर तो कोई और बैठेगा, लेकिन हुकूमत की असली लगाम किसी और के हाथ में होगी। ये खेल था एक कठपुतली और उसके उस्ताद का। तो जहांदार शाह की कठपुतली का उस्ताद कौन था? वो था उसका सबसे ताकतवर वजीर जुल्फिकार खान। वही शख्स जिसने जहांदार शाह को तख्त तक पहुंचाया था। ये एक ईरानी अमीर था और इसने बादशाह को गद्दी तो दे दी, लेकिन सल्तनत की असली चाबी वो अपने पास रख ली। उस वक्त आप समझिए कि मुगल दरबार एक अखाड़े जैसा था। कई गुट थे, कोई ईरानी, कोई तुरानी तो कोई हिंदुस्तानी। और ये सारे अमीर, ये सारे गुट सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। और उस वक्त इन सब में सबसे भारी पड़ रहा था जुल्फिकार खान का ईरानी गुट। और हमारा बादशाह जहांदार शाह, वो तो अपनी महबूबा लाल कुंवर के साथ ऐशो आराम में डूबा हुआ था। दरबार में दिन रात नाच गाना चलता रहता और दूसरी तरफ सल्तनत का खजाना खाली हो रहा था। पूरा का पूरा प्रशासन ठप पड़ गया था, मतलब उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। तभी तो इतिहास ने उसे एक नाम दिया, लंपट मूर्ख। तो जब बादशाह अपने ही दुनिया में मगन था, तो उस खाली जगह को कौन भर रहा था? जाहिर है जुल्फिकार खान। उसने नफरत से भरा जजिया टैक्स हटाया, राजपूतों और मराठों के साथ समझौते किए। सोचिए ये कितने बड़े बड़े फैसले थे, और ये सारे फैसले वजीर ले रहा था, बादशाह नहीं। जुल्फिकार ने सत्ता चलाने का एक नया मॉडल तो बना लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हर नया खेल अपने साथ और भी माहिर खिलाड़ी लेकर आता है। और अब दिल्ली के दरबार पर एक नया साया मंडरा रहा था। एक ऐसी ताकत जो बादशाह बनाने और बिगाड़ने के इस खेल को एक बिल्कुल ही नए और कहीं ज्यादा खूनी मुकाम पर ले जाने वाली थी। इस नए खिलाड़ी का नाम था फर्रुख सियर। जी हाँ, बादशाह जहांदार शाह का अपना भतीजा। अब इरादे तो बहुत बड़े थे, दिल्ली का तख्त हासिल करना था, लेकिन इन इरादों को हकीकत में बदलने के लिए जो चाहिए था, यानी ताकत और फौज, वो उसके पास थी ही नहीं। तो अब समीकरण देखिए। एक तरफ था दिल्ली का कमजोर ही सही पर बादशाह जहांदार शाह और उसका ताकतवर वजीर जुल्फिकार, और दूसरी तरफ बिल्कुल अकेला फर्रुख सिर। उसे ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसका दिल्ली का सपना पूरा कर सकें, और इस सपने के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। और उसे वो साथी मिल भी गए, हिंदुस्तानी गुट के दो भाई, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। इतिहास इन्हें सैयद ब्रदर्स या सैयद बंधुओं के नाम से जानता है, और इनका एक और नाम था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, किंग मेकर्स, यानी राजा बनाने वाले। और फिर जो हुआ, उसने दिल्ली की सियासत को हिला कर रख दिया। सैयद बंधुओं की मदद से फर्रुख सियर ने सिर्फ 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीना, आगरा की जंग में जहांदार शाह को हरा दिया, उसे तख्त से घसीटकर उतारा और मौत के घाट उतार दिया, और खुद बन बैठा दिल्ली का नया मुगल बादशाह। तो फर्रुख सियर को ताज तो मिल गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये ताज कांटों का है।
इस ताज की चमक के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा छिपा था और उसे बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि वो बादशाह नहीं बल्कि अपने ही वजीरों का एक कैदी बनकर रह गया है। कैसे? सैयद बंधु ने सल्तनत के जो दो सबसे बड़े पद थे, वजीर और मीर बख्शी, वो दोनों अपने पास रख लिए। इसका मतलब ये था कि अब बादशाह का कोई भी हुक्म, कोई भी फरमान उनकी मर्जी के बिना जारी ही नहीं हो सकता था। मतलब साफ था, तख्त पर फर्रुखसियर था लेकिन हुकूमत सैयद बंधु की चल रही थी। बादशाह इतना बेबस हो चुका था कि अब उसके शाही फरमान यानी रॉयल ऑर्डर की भी कोई खास कीमत नहीं रह गई थी। और इसी बेबसी में, इसी छटपटाहट में उसने नए साथी ढूंढने शुरू किए और इसी तलाश में उसने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया जिसने आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर एक बहुत ही गहरी और काली छाप छोड़ी। साल था 1717, एक ऐसा साल जिसने हिंदुस्तान के आने वाले अंधेरे की नींव रखी। सैयद बंधुओं के खिलाफ कोई तो ताकत चाहिए थी और इसी कोशिश में फर्रुखसियर ने दरवाज़ा खोला अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उसने उन्हें एक शाही फरमान दिया और इस एक फरमान ने अंग्रेज़ों को बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की खुली छूट दे दी। इतना ही नहीं, उन्हें अपने सिक्के बनाने का भी हक मिल गया। ये वो अधिकार थे जिन्होंने आगे चलकर हिंदुस्तान की गुलामी की पहली ईंट रखी। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक बहुत बड़ी गलती थी। अब बादशाह और उसे बनाने वालों के बीच की ये लड़ाई, ये जंग अपने आखिरी और सबसे खूनी अंजाम तक पहुंचने वाली थी। लाल किले की दीवारें एक ऐसी साजिश की गवाह बनने जा रही थीं जो मुगल इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई थी। फरवरी 1719, सैयद बंधुओं ने अपनी आखिरी चाल चल दी। उन्होंने मराठों को साथ लिया और सीधा लाल किले को घेर लिया और फिर उन्होंने बादशाह फर्रुखसियर को शाही हरम से बालों से पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला, उसकी आंखों में गरम सलाखें डालकर उसे अंधा कर दिया और फिर एक अंधेरी कालकोठरी में फेंक दिया। अब बस 2 महीने बाद 19 अप्रैल को उसी कालकोठरी में उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये मुगल इतिहास का वो काला दिन था जब पहली बार ऐसा हुआ कि अमीरों ने, नोबल्स ने अपने ही बादशाह का कत्ल कर दिया हो। उस एक दिन सल्तनत की बची खुची इज्जत और मुगलों का दबदबा दोनों ही मिट्टी में मिल गए थे। इसके बाद तो बस एक तमाशा शुरू हो गया। सैयद बंधुओं ने एक ही साल में यानी सिर्फ 1719 में 1, 2 नहीं बल्कि 3 कठपुतली बादशाहों को तख्त पर बिठाया और उतारा। रफ़ीउद्दर्राद आया, कुछ महीने रहा, मर गया। फिर रफ़ीउद्दौला आया, वो भी कुछ महीने में चल बसा। बादशाह आ रहे थे, जा रहे थे और पूरी की पूरी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब बादशाह सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाए और उसे नचाने वाले अमीर ही असली खिलाड़ी बन जाएं, तो क्या सल्तनत की बाजी, उस खेल के जीतने की कोई उम्मीद पहले ही खत्म नहीं हो चुकी थी?